Hello students, welcome to Educate. Today we'll be completing the second part of the second chapter of your themes in world history जिसका नाम है An Empire Across Three Continents. Now, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या समझा था कि कैसे सोसाइटी कंडक्ट करी जाती थी, कैसे रोमन एम्पायर में एक शिफ्ट आने लगा था. We studied about that and now we'll be moving on to the economic expansion part. So, the empire had a substantial economic infrastructure for harbors, mines, quarries, backyards, brickyards, olive oil factories, etc. Olive oil की फैक्ट्री होना, ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट होना, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस थे रोमन एम्पायर के. वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल वो बहुत ज्यादा ट्रेड करे जाते थे और कंज्यूम करे जाते थे बहुत लार्ज क्वांटिटीज में, और वो ज्यादातर स्पेन या फिर गैलिक प्रोविंसेस से आते थे. नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और काफी हद तक इटली भी इंक्लूडेड था उस पर्टिकुलर पार्ट में. एक्सक्यूज मी. तो बेसिकली लिक्विड्स लाइक वाइन और ऑलिव ऑयल जो थे वो ट्रांसपोर्ट करे जाते थे एक कंटेनर में जिसको कहते थे एम्फोरे. ओके, तो जो फ्रैगमेंट्स थे दे बेसिकली एंड शर्ड्स ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज, जो कि मोंटे टेस्टाशियो रोम में सबसे ज्यादा रेमिनेंट्स हैं, 50 मिलियन वेसल्स से भी ज्यादा. ठीक है, यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास हम मान सकते हैं. एंड इट हैज बीन पॉसिबल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द प्रिसाइज शेप्स ऑफ दिस कंटेनर्स. इनका एग्जैक्ट और प्रिसाइज शेप कैसा था वो भी हिस्टोरियंस अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकंस्ट्रक्ट किया है और उन्होंने जो बताया है उससे ये पता चलता है कि वो क्ले के बने थे. एक्सक्यूज मी. जो मेड अप ऑफ क्ले एंड मैचिंग द फाइंड्स विद क्ले पिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरेनियन. अब मेडिटेरेनियन में जितने भी क्ले पिट्स थे उनसे काफी कुछ एविडेंसेस हमें देखने को मिले. तो अभी हम ये कह सकते हैं कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कमर्शियल एंटरप्राइज थी और ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट था. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इट वाज स्पाइसेस, सो ऑलिव ऑयल एंड वाइन इंक्लूडिंग ऑल अदर पार्ट्स एज वेल, स्पेशली दीज लिक्विड्स. वीट भी था उसमें से, आटा भी था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container called Dressel 20. After the archaeologists who first established its form, if finds of Dressel 20 are widely scattered across the sites in the Mediterranean, this suggests that basically कि इससे जो इतने ज्यादा हमें ये समझ में आता है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत वाइडली स्प्रेड था. ओके, एक्सक्यूज मी. बहुत लंबा चौड़ा इसका ट्रेड चलता था, बिजनेस चलता था, तो ये हमें समझना जरूरी है. ऑलराइट, सॉरी. सो बाय यूजिंग सच एविडेंस, जो रिमेन्स थे अमोरे के, अलग अलग टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप हमें देखने को मिलता है, यहां से वहां ट्रेड चल रहा था, उसे भी हम देखेंगे. इट सक्सीडेड इन कैप्चरिंग मार्केट्स फॉर ऑलिव ऑयल फ्रॉम देयर इटालियन काउंटरपार्ट्स. अब जो इटालियन काउंटरपार्ट्स थे, जो इटली से ऑलिव ऑयल निकल रहा था, उससे फार सुपीरियर क्वालिटी का स्पेन में ओरिजिनेटेड था. दिस वुड ओनली हैपन इफ बेटर क्वालिटी एट लोअर प्राइसेस वुड हैव बीन सोल्ड. ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे उनके हाथ में ज्यादातर ट्रेड होता था कि किस लेवल पे मास प्रोडक्शन और साथ में उसकी प्राइस रेंज कैसी रखी जानी चाहिए. ओके, excuse me. Regions competed with each other. अलग अलग रीजन्स जो थे वो एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि किसके पास मेन कंट्रोल रहेगा मार्केट का, और जो भी गुड्स बेचे जाते हैं मार्केट में, जो भी माल बेचा जाता है उस पर ज्यादातर अथॉरिटी और कंट्रोल किसका रहेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल ग्रोवर्स थे उनका सक्सेस देख करके जो नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स थे वो ऑयल एस्टेट्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर डोमिनेटेड थ्रू द मोस्ट ऑफ द 3rd and 4th centuries.
3rd 4th सेंचुरी में बहुत ज्यादा उनका डोमिनेंस भी देखने को मिलता था। ऑलराइट, लेटर 425 के बाद नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस जो था वो ईस्ट ने खत्म किया। ओके, कैसे? लेटर इन 5th and 6th centuries the Aegean, southern Asia Minor, टर्की, सीरिया एंड पैलेस्टीन बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स बने वाइन, ऑलिव ऑयल कंटेनर्स के, वाइन और ऑलिव ऑयल के, और जो कंटेनर्स थे अफ्रीका से वो दिखाते हैं एक मेडिटेरेनियन मार्केट में इनका ग्रोइंग डोमिनेंस एज अपोज टू व्हाट इट वाज बिफोर। राइट, सो behind these broad movements the prosperity of individual regions rose and fell depending on how effectively they could organize and basically consolidate the production of transport of particular goods and on the quality of the goods। जो सामान जा रहा था उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस रेंज और उसकी अवेलेबिलिटी। ऑलराइट, सो बेसिकली हम यहां पे देखते हैं कि एम्पायर में काफी अलग अलग रीजन्स थे एंड उनकी रेप्यूटेशन थी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल फर्टिलिटी, एज वी हैव रेड बिफोर। बहुत ज्यादा एक फर्टाइल लैंड होना, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होना, ये हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो कैंपेनिया जैसे कि इटली में, सिसिली, फायुम इन इजिप्ट, गैलिली, ब्राजेंटियम जैसे कि टूनिशिया, सदर्न गॉल जो कि गैलिया नेबोनेसिस भी नाम है उसका, एंड बेटिका सदर्न पार्ट ऑफ स्पेन जैसे कि सिसिलिया इज सदर्न पार्ट ऑफ इटली। दिस पर्टिकुलर एरिया वाज, बेटिका वाज द पार्ट ऑफ सदर्न स्पेन। ऑलराइट, जो सबसे ज्यादा डेंसली सेटल्ड और वेल्दीएस्ट पार्ट्स थे पूरे एम्पायर में, सबसे ज्यादा पैसे वाली जगहें थी जहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता था। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू राइटर्स लाइक स्टाबो और प्लाइनी, इन्होंने बहुत ज्यादा इस बारे में, इस विषय पे बहुत एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है। जो सबसे अच्छी लेवल की वाइन थी वो आती थी कैंपेनिया से, और साथ में सिसिली और बैजाकियम, वहां पे बहुत ज्यादा आटे की प्रोडक्शन होती थी जो कि रोम को एक्सपोर्ट करते थे डायरेक्टली। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट सिटीज, इनका नाम आप याद रखें। ऑलराइट, सो गैलिली वॉज डेंसली कल्टिवेटेड, और वहां का जो सॉइल था वहां के लोकल इनहैबिटेंट्स ने बहुत अच्छे से कल्टिवेट कर रखा था, और वहां पे एक हिस्टोरियन ने बहुत इसको खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब भी कर रखा है, और हिस्टोरियन का नाम था जोसेफस। ऑलराइट, जो स्पैनिश ऑलिव ऑयल है वो सबसे ज्यादा अलग अलग जगहों से आता था, ठीक है, जो कि एक रिवर है स्पेन में, ग्वादालक्विविर, जो कि साउथ स्पेन में पड़ता है, उसके बैंक से और उसके आसपास के एरिया से आती थी। ऑन द अदर हैंड, लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस्ड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, transhumance was widespread in the countryside of Numidia, modern day Algeria. Okay, transhumance is the herdman's regular movement between higher mountain regions and low-lying ground in search of pasture for sheep and other flocks. पहाड़ों से नीचे आते थे शीप्स और फ्लॉक्स को, अपने गाय बकरियों को या भैंसों को चराने के लिए, जो भी उनके पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, भेड़ बकरियां जैसे कि, उनको चराने के लिए लाया करते थे। ऑलराइट, तो दीज पैस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, पैस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक, ये वर्ड यूज किया गया है इनके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वर ऑलवेज ऑन द मूव कैरिंग देयर ओवर शेप्ड हट्स, अपने ओवल शेप्ड के जो हट्स होते थे जिन्हें ये मपालिया बोलते थे, उसे साथ लेके चलते थे, क्योंकि नोमैड्स थे, अपना घर साथ लेके चलते थे बंजारों की तरह। ऑलराइट, जस्ट लाइक जिप्सीज। एज रोमन स्टेट्स एक्सपैंडेड इन नॉर्थ अफ्रीका, द pastures of those communities were drastically reduced and their movements were more tightly regulated. उनके मूवमेंट्स को और ज्यादा टाइटली रेगुलेट किया जाता था। ऑलराइट, इवन इन स्पेन द नॉर्थ वाज मच लेस डेवलप्ड, नॉर्थ कम डेवलप्ड, साउथ ज्यादा, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये बहुत ही एक कॉमन चीज देखने को मिलती थी पूरे रोमन एम्पायर में थ्रू आउट द मेडिटेरेनियन क्रेसेंट। ओके, even Spain in the north was much less developed,
inhabited largely by Celtic speaking peasantry that lived in hilltop villages, called Casella. ठीक है, जब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो हमें ये डिफरेंसेस को भी नहीं भूलना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि बहुत बड़े डिफरेंसेस थे उस टाइम पे। हमें ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसी वजह से जो एंशिएंट वर्ल्ड है उसके इकोनॉमी और उसका जो ग्रोथ है, इसी वजह से वो पीछे धीरे धीरे खिंचता जाता था। Excuse me. On the contrary, diversified applications of water power around the Mediterranean as well as advances in water powered milling technology, जो water powered milling technology थी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती थी इस टाइम पे। वो कैसे? The use of hydraulic mining techniques in the Spanish gold and silver mines and the gigantic industrial scale on which those mines were working in the first and second centuries with the levels of output that would not be reached again till the 19th century, some 1700 years later. बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हाइड्रोलिक सिस्टम भी रोमन्स यूज करते थे। ऑलराइट, पानी का बहुत अच्छे से यूज करना था पावर जनरेट करने के लिए। तो ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क है, ये बहुत ज्यादा पैसा और जो मनी था उस टाइम पे उसका सर्कुलेशन और कैसे उसकी सोफिस्टिकेशन का जो लेवल था वो हमें देखने को मिलता है रोमन सिटीज में भी, थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। दिस रेजेस द इशू ऑफ लेबर एंड द यूज ऑफ स्लेवरी। यहाँ पे लेबर और स्लेवरी भी यूज करी जाती थी क्योंकि इतना एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऐसे क्रिएट करना और उसको कैरी ऑन करना, मेंटेन करके रखना पॉसिबल नहीं था। ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन, कंट्रोलिंग वर्कर्स। उसी से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्लेवरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो बहुत डीपली रूटेड था एंशिएंट वर्ल्ड में, क्योंकि मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्ट में भी, और जो क्रिश्चियनिटी भी थी उसने भी बहुत ज्यादा इसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी स्लेवरी रुक नहीं पाई। बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी, एक एंशिएंट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी जो बहुत लंबे समय से कंटिन्यू हो रही थी। ऑलराइट, जो स्टेट रिलीजन है 4th century onwards रोमन एम्पायर का, दैट वाज क्रिश्चियनिटी। इवन देन वो भी उसे रोक नहीं पाई थी, लेकिन इट डिड नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वाज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स। Important. So such a large empire was built on the sweat and blood of the slaves. All right, they laid the foundation of this great empire that we are studying today about. Okay, that may have been true of large parts of Italy in the Republic period. Under Augustus, there were still 3 million slaves in a total Italian population of 7.5 million. इतने ज्यादा स्लेव्स थे। 7.5 मिलियन में से 3 मिलियन तो स्लेव्स ही थे। ठीक है, और ये पूरे एक तरीके से जो एम्पायर था पूरे एम्पायर में बेस्ड नहीं था, लेकिन सिर्फ अभी हम इटली की बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। स्लेव्स एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा जाता था। ठीक है, एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चरल राइटर एडवाइज्ड लैंड ओनर्स against using them in contexts where too many might be required. For example, for harvests, or their health could also be damaged, for example by malaria. तो ये जो considerations थी बहुत ज्यादा एक तरीके से ध्यान में रखी जाती थी, जो कि स्लेव्स के लिए थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें स्लेव्स पे दया आती थी, इसलिए क्योंकि उनका बिजनेस हैम्पर होता था। ऑलराइट, इसलिए नहीं कि वो एक इंसान है उसको दुख हो रहा है, नहीं, इसलिए क्योंकि उनको बिजनेस में या व्यापार में घाटा होगा ये सब करने से। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और जो रोमन अपर क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा ब्रूटल होते थे अपने स्लेव्स के प्रति, बहुत क्रूरता
और बहुत मतलब एक हार्श तरीके से उनसे बिहेव किया करते थे। ऑलराइट, ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम्स शो मच मोर कंपैशन। नॉर्मल लोग कंपैशन शो करते थे, उनके ओनर्स नहीं करते थे। और काफी एक फेमस हिस्टोरियन है जिसने एक स्लेव के बारे में, जो कि यूजुअली उस टाइम पे ब्लैक्स होते थे, अफ्रीका से आते थे, सहारन रीजन से, जिन्हें नेग्रो कहा जाता था। ऑलराइट, सो इंसिडेंट दैट अकर्ड इन द रेन ऑफ नेरो। सहारन रीजन से तो आते थे, स्पेनिश में नेग्रो मीन्स ब्लैक, इसलिए उन स्लेव्स को यूज किया जाता था। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, यहां पे हम देखेंगे soon afterwards the city perfect Lucius Pedanius Secundus was murdered by one of his slaves. All right, after the murder, ancient custom required that every slave residing under the same roof must be executed. Okay, but a crowd gathered eager to save so many innocent lives and rioting began. Okay, the Senate House was besieged. Inside, there was a feeling of against excessive severity, but the majority opposed any change. The senators favoring the execution prevailed. However, great crowds ready with stones and torches prevented the order from being carried out. Nero rebuked the population by edict and lined in with the troops the whole route along which those condemned were taken for execution. All right, ये लिखा है टैक्टिकस ने, जो कि हिस्टोरियन थे अर्ली एम्पायर के 55 to 117 कॉमन एरा। ऑल राइट, जैसे ही वॉरफेयर कम होने लगी, वॉर्स कम होने लगी थी उस टाइम पे, तो हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि पीस होने लगा और स्लेव्स का जो एक तरीके से यूज है, लेबर है या फिर उनका बिजनेस है, वो कम होने लगा। स्लेव ब्रीडिंग और टू चीपर सब्स्टिट्यूट सच एज वेज लेबर विच वाज मोर इजीली डिस्पेंसेबल। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि जो स्लेव लेबर है उसके ऊपर में डिक्लाइन देखने को मिलता है एज वॉरफेयर बिकेम लेस वाइड स्प्रेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस। In the first century, the supply of slaves tended to decline, and the users of slave labor thus had to turn either to slave breeding or cheaper substitutes such as wage labor, which was much more easily dispensable. देखिए, अगर आप स्लेव रखेंगे तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसको खाना पीना देना, ये सारी चीजें करना तो बहुत ज्यादा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, which became very difficult. As the time of peace was taking over in the empire, वॉर कम होने लग गई थी, तो स्लेव ब्रीडिंग भी काफी ज्यादा करने लग गए थे। मतलब कि एक जेंडर का, और फिर फॉर एग्जांपल मेल स्लेव, फीमेल स्लेव ले आए, वो ब्रीड कर रहे हैं और उनका बच्चा ऑटोमेटिकली एक स्लेव पैदा होगा जो पैदाइशी स्लेव रहेगा। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन वुड ऑफ कोर्स बी स्लेव्स। ठीक है, तो रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स, उन्होंने बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है लेबर के मैनेजमेंट में, उसको पढ़ने में, उसको जानने में। ऑलराइट, कोलमेला, a first century writer who came from the south of Spain, recommended the landowners should keep a reserve stock of implements and tools twice as many as they needed. मतलब ज्यादा स्टॉक रखें जितनी उनको जरूरत है उससे ज्यादा, so that production could be continuous, ताकि प्रोडक्शन ना रुके, बिजनेस चलता रहे। Alright, for the loss of slave labor, time exceeds and the cost of such items. तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, स्लेवरी एंड द यूज ऑफ स्लेव्स। ऑलराइट, तो जनरल प्रिजम्पशन जो था लोगों में, एक तरीके से पहले ये धारणा पहले से बनी हुई थी लोगों के बीच में कि बिना सुपरविजन के कोई भी काम नहीं हो सकता था। मतलब कोई उनको अपने ऊपर चाहिए होता था उनको सुपरवाइज करने के लिए, तभी काम हो पाएगा, ऐसा एक नोशन बना हुआ था। ऑलराइट, सो सुपरविजन वाज पैरामाउंट फॉर बोथ द वर्कर्स एंड द स्लेव्स।
उनको सुपरविजन चाहिए होता था, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। टू मेक सुपरविजन इजियर, वर्कर्स वो समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स। ठीक है, वर्कर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता था। Columella recommended squads of 10, claiming it was easier to tell who was putting in effort and who was not in work groups of this size। ठीक है, उनको कैटेगराइज करना काम के हिसाब से। तो ये एक डिटेल्ड कंसिडरेशन दिखाता है लेबर की मैनेजमेंट में हमें रोमन एम्पायर के अंदर। ऑलराइट, प्लाइनी द एल्डर, द ऑथर ऑफ अ वेरी फेमस natural history, condemned the use of slave gangs as the worst method of organizing production, mainly because slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet। तो जिनको जिस ग्रुप में डाला जाता था, सुपरविजन के नाम पे उनके पैरों में चेन्स भी लगा दिए जाते थे ताकि वो एक ही ग्रुप या गैंग में काम करें। ऑलराइट, All this looks draconian। Draconian यानी कि एक ग्रीक टर्म है, because of the 6th century Greek lawmaker Draco, who prescribed death as penalty for most crimes। Draconian का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्श, क्रूर। सुनने में बहुत ज्यादा या देखने में बहुत ड्रैकोनियन लग सकता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारी जो आज की डेट में फैक्ट्रीज हैं वो सिमिलर प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं लेबर इन्फोर्समेंट का। इतना हार्श भी नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता या फिर सिमिलर लेवल पे हम ऐसा मान सकते हैं। ऑलराइट, सो इंडीड सम इंडस्ट्रियल establishments in the empire enforced even tighter controls। The elder Pliny prescribed conditions in the frankincense factories ऑफ एलेक्जेंड्रिया। अब इस फैक्ट्री में जो एलेक्जेंड्रिया में था फ्रैंकिनसेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेयर ही टेल्स अस नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम्ड टू सफाइस। अ सील इज पुट ऑन द वर्कमेन्स एप्रन्स। दे हैव टू वेयर अ मास्क और नेट विद अ क्लोज मेश ऑन देयर हेड्स एंड बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रेमिसेस। ओके, दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ्स। Agricultural labor must have been fatiguing and disliked। Okay, for a famous edict of the 3rd century refers to ancient Egyptian peasants deserting their villages in order to not to engage in agricultural work। Okay, the same was probably true of most factories and workshops। Okay, a law of 398 referred to workers being branded so they could be recognized if and when they run away and try to hide। उनके ऊपर सील्स लगाना, उनको मार्क दे देना, जिससे कि अगर वो भागने की कोशिश करें तो पकड़े जाएं। ओके, मेनी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स कास्ट देयर agreements with workers in the form of debt contracts to be able to claim that their employees were in debt to them and thus ensure tighter control over them। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना कि हमारे कर्जे के अंडर है, दिस एंड दैट, ताकि वो जिंदगी भर उसके अंडर काम करता रहे, उससे काम निकलवाता रहे, वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ऑलराइट, एन अर्ली 2nd century राइटर, एक 2nd century के राइटर भी हमें ये बताते हैं कि बेसिकली 1000 सरेंडर देमसेल्व्स टू वर्क इन सर्विट्यूड। सर्विट्यूड माने अपने आप को इनलिस्ट करते थे कि वो सर्विस में यानी कि पेजेंट्री या गुलामी करें। ऑलराइट, although they are free, वो फ्री हो चुके हैं फिर भी उन्हें बात पता नहीं है शायद। In other words, a lot of the poorer families went into debt bondage in order to survive। सर्वाइव करने के लिए डेट बॉन्डेज में भी वो हो जाते थे कर्जे के अंडर। ऑलराइट, फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर्स ऑफ ऑगस्टीन we learn that parents sometimes sold their children into servitude। माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को सर्विट्यूड में डाल देते थे फ्रॉम द पीरियड्स ऑफ 25 years, 25 साल के बाद में। ठीक है, ऑगस्टीन आस्क्ड अ लॉयर फ्रेंड ऑफ हिज वेदर दीज चिल्ड्रन कुड बी लिबरेटेड वंस देयर फादर डाइड। ठीक है, तो बेसिकली ऑगस्टीन ने एक लॉ मेकर को लेटर भी लिखा था कि अगर मान लेते हैं फादर की डेथ हो जाती है
तो क्या बच्चा भी स्लेव बनेगा या नहीं बनेगा, ऑलराइट, और ना बने और बॉन्डेज से फ्री हो जाए, ये एक प्रायोरिटी भी थी ऑगस्टीन की। अब रूरल इंडेटनेस जो थी, ग्रामीण जगहों पे, रूरल एरियाज में डेट लेना, वो बहुत ज्यादा, कर्जा लेना बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड था। जैसे कि एक एग्जाम्पल में ये देखने को मिलता है, द ग्रेट जूइश रिवोल्ट ऑफ 66th century CE, ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज डिस्ट्रॉयड द मनी लेंडर्स बॉन्ड्स टू विन पॉपुलर सपोर्ट। मनी लेंडर्स जूस होते थे, यहूदी होते थे, तो यहूदियों के खिलाफ एक रिवोल्ट था, बहुत वायलेंट रिवोल्ट था, तो जिस वजह से इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिला क्योंकि वो मनी लेंडर्स हुआ करते थे। तो यहां पे हम देखेंगे रिबेलियन इन जूडिया, जूडिया इज मॉडर्न डे पैलेस्टीन एंड इजराइल का जो एरिया है उसको कहा जाता है, अगेंस्ट रोमन डोमिनेशन, ठीक है, which was ruthlessly suppressed by the Romans in what is called the Jewish War. Jews व मनी लेंडर्स, उनके खिलाफ हो जाना, और Jews का रोमन्स के खिलाफ हो जाना ताकि वो लोकल लॉज में इंटरफेयर ना करें। So this resulted in the defeat of the Jewish revolt at that point in time. Alright, बहुत ब्रूटली क्रश कर दिया गया था। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बल्क ऑफ लेबर था, जो ज्यादातर लेबर था, बहुत ज्यादा जबरदस्ती उनको घुसाया जाता था दिहाड़ी में। ओके, द लेट 5th century emperor Anastasius built the eastern frontier of Dara in less than 3 weeks by attracting labor from all over east by offering high wages. उसने बहुत ज्यादा हाई वेजेस दिए थे। जब हम बात करते हैं एनास्टासियस की, बहुत पैसे दे करके फिर उसने अपना कैपिटल या फिर उस पर्टिकुलर सिटी को बिल्ड करवाया था। ऑलराइट, from the papyri we can even form some estimate of how widespread wage labor had become in parts of the Mediterranean by the 6th century, especially the east. रोमन एम्पायर के ईस्ट में धीरे धीरे वेज लेबर और ज्यादा इनकरेज हुआ जा रहा था। ओके, मूविंग ऑन टू सोशल हायरार्कीज। अब हम सोसाइटी के बारे में, स्लेवरी, स्लेव ओनरशिप, विमेन, मेन, ये हम पढ़ चुके हैं, बट सोशल हायरार्कीज वी विल बी लुकिंग एट ओवर हियर। तो जहां पर हम बात करते हैं, टैकिटस ये डिस्क्राइब करते हैं जो लीडिंग सोशल ग्रुप्स थे ऑफ द अर्ली एम्पायर एज फॉलोज, जैसे कि सेनेटर्स, पात्रे, और उसका लिटिल मीनिंग होता है फादर्स, पात्रेस, लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इक्वेस्ट्रियन क्लास, ठीक है, द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द people who were those attached to great houses, अमीर फैमिली से, एरिस्टोक्रेसी एक तरीके से हम मान सकते हैं, एंड द अनकेम्प्ट ऑफ लोअर क्लास, प्लेब्स, सॉर्दिदा, ठीक है ना, लोअर क्लास, प्लेब्स, ओके, ऐसा बताया जाता है। तो ये एडिक्टेड थे सर्कसेस, थिएटर्स, प्लेज, शोज। फॉर एग्जाम्पल द कॉलिसियम इन रोम, बहुत बड़ा एक स्टेडियम है, लार्जेस्ट सीटिंग ऑडियंस, उसमें या फिर जो ऐसे एंटरटेनमेंट का पार्ट होता है, बहुत ज्यादा लोग उससे एंटरटेन होते थे, और स्लेव्स से भी, क्योंकि उसमें स्लेव्स की भी जरूरत पड़ती थी, और स्लेवरी इस वजह से हटानी बहुत मुश्किल हो गई थी। इन मेनलैंड और वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा थोड़ा फेड होना शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ पेड लेबर, और वेज वाले जो लेबर होते थे उनके लिए। ऑलराइट, इन द अर्ली 3rd century when the Senate numbered roughly 1000, approximately half of all senators still came from Italian families. ज्यादातर Italian families से ही belong करते थे। Okay, by the late empire, which starts with the reign of Constantine I, in the early part of the 4th century, 4th century का जो early part है उससे start होता है ये, and by the late empire which starts with the reign of Constantine, तो इस टाइम पे दो ग्रुप मेंशन करे हैं टैकिटस ने आगे, और ठीक है, सेनेटर्स और इक्वाइट्स। इक्वाइट्स इसका मीनिंग होता है नाइट्स या फिर हॉर्समैन, घुड़सवार, जो मिलिट्री का वो पार्ट है जो हॉर्स राइड करता है, या फिर जो नाइट्स होते हैं।
जो कि ट्रेडिशनली सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल और वेल्दी ग्रुप था सोसाइटी का. ओरिजिनली दे वर फैमिलीज हुज प्रॉपर्टी क्वालिफाइड them to serve in the cavalry. Okay, hence the name. So basically, as we have studied before, military में bloodline was something that was considered. So over here, if a person's father belonged to the cavalry, him joining the same ranks, not the same ranks but the same regiment, would become the norm and gave him the upper hand. All right, like senators, most knights were landowners. ये भी landowner हुआ करते थे. But unlike senators, many of them were ship owners. इनके पास ships भी होती थी, तो इस वजह से senators से एक level ऊपर थे. All right, traders and bankers, that is involved in business activities. Traders, bankers, business activities में भी इनका involvement रहता था. All right, तो ये merge करे थे जो equites थे एक unified और expanded aristocracy में, चाहे वो पूरा अफ्रीका का रीजन हो या फिर पूरा आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी जो पोर्ट्स हैं वहां की बात हो. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा वेल्दी तो थी, इट वाज वेरी वेल्दी, बट वेरी लेस पावरफुल एज इट वाज पावरफुल देन द प्योरली मिलिट्री एलिट्स. ओके, who came almost from non-aristocratic, purely non-aristocratic backgrounds. उनका कोई aristocratic background नहीं था. All right, दो तरीके से हम इसे समझ सकते हैं. पहला ये कि जो सेनेट था that belonged to the aristocracy, main part था. Then later on, knights, equites and senators as well. However, equites also had access to ships. They were ship owners and land owners both at the same time. तो जो मिडिल क्लास है अब वो बेसिकली कंसिस्ट करता था considerable mass of persons connected with imperial service in the bureaucracy and army, or also the more prosperous merchants and farmers of whom there were many in the eastern provinces. अब farmers जो काफी ज्यादा थे, जो prosperous थे, काफी उनका अच्छा काम था, नए military owners, ये भी not military owners but parts of the military, जो अब धीरे धीरे एक middle class form कर रहे थे. Okay, Tacitus described this respectable middle class as clients of the great senatorial houses. अब ये जो बड़े senatorial houses थे उनके अंडर या उनके एज अ क्लाइंट, उनके ट्रेड और कॉमर्स में उनके नीचे काम करते थे. ओके, तो जो बेसिकली सबसे मेन तो गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट सर्विस होती थी, और जो डिपेंडेंस था स्टेट पे उस पे रैंक आपकी कितनी है ये आपका स्टेचर और आपकी फैमिली की कंडीशन डिसाइड करता था. ओके, बिलो देम वर द वास्ट मास ऑफ द लोअर क्लास नोन कलेक्टिवली एज humiliorious, और लिटरली जिसका मीनिंग है लोअर. ऑल राइट, तो ये बेसिकली रूरल लेबर फोर्स था जो कि ग्रामीण एरिया से, गांव के एरिया से आता था, उनका लेबर फोर्स होता था, एंड जो कि परमानेंटली एम्प्लॉयड थे बड़ी जमीनों पे, लार्जर एस्टेट्स ओन्ड बाय लार्जर पीपल, और एज यू कैन से मोर डोमिनेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इवन इफ सेनेटर्स, equestrians, equites, whatever. All right, तो mining, industrial or mining establishments, migrant workers who supplied much more of the labor for the grain and olive harvests and for the building industry. Self-employed artisans, it was said, were better fed than wage laborers. A large mass of casual laborers, especially in the big cities, and of course the many thousands of slaves that were still found all over the Western Empire in particular. ठीक है, तो इस टाइम पे जो एक तरीके से लेबर क्लास था उसका प्रोडक्शन रूरल एरियाज से, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस, एंड दे वर डिफरेंट एंड बेटर ऑफ एज कंपेयर टू द डेली वेज और इवन वेज वर्कर्स फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट.
तो बेसिकली वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th century, the historian Olympiodorus, who was also an ambassador, tells us that the aristocracy based in the city of Rome drew annual incomes of up to 4,000 pounds of gold. 4,000 पाउंड प्योर गोल्ड ये निकाला जाता था. ऑल राइट, फ्रॉम द estates, not counting the produce they consumed directly. तो बेसिकली जो प्रोड्यूस वो कर रहे थे उसको डायरेक्टली इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा था, फिर भी इतना ज्यादा था. ओके, जो मॉनेटरी सिस्टम है लेट एम्पायर का वो ब्रेकअप हुआ बिकॉज ऑफ सिल्वर बेस्ड करेंसीज ऑफ द फर्स्ट सेंचुरीज, क्योंकि ये जो स्पेनिश सिल्वर माइंस थे वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे एंड जो गवर्नमेंट थी वो सफिशिएंट स्टॉक्स उसके पास बचे नहीं थे और उतना मेटल नहीं था ताकि स्टेबल सिल्वर कॉइनेज को मेंटेन करा जा सके. ऑलराइट, सो कॉन्स्टेंटीन फाउंडेड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑन गोल्ड. कॉन्स्टेंटीन, ओके, आफ्टर सिल्वर आया गोल्ड. ऑलराइट, द प्रेवलेंस एंड द widespread presence of gold. Okay, there were vast amounts of this in circulation throughout the late antiquity. Okay, the late Roman bureaucracy, both higher and middle echelons, जो higher और middle part है दोनों का, was a completely affluent group. ये बहुत ज्यादा मतलब affluent था, किसी चीज की खास जरूरत इन्हें पड़ती नहीं थी. एंड क्योंकि ये जो अपनी सैलरी है ये बल्क में लेते थे इन गोल्ड, और ज्यादातर जो इनके पास गोल्ड आता था उसे वो लैंड में इन्वेस्ट कर देते थे. दैट इज वाई देर वॉज ऑफ कोर्स ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन. भ्रष्टाचार भी उस टाइम पे ऑब्वियसली होगा बिकॉज सडनली जो उनका मेन एलिमेंट है of currency was shifting from silver to gold, and at the same time gold was being so far widespread that it became an attraction point for corrupting parties as well. Okay, so especially in the judicial system, जो उस टाइम पे judicial system था और जो administration थी military supplies की, उसमें बहुत ज्यादा इधर उधर हेर फेर या फिर करप्शन भी देखने को मिल रही थी. ऑलराइट, द एक्सटॉर्शन ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी एंड द ग्रीड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स वर प्रोवर्बियल. बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रीड और करप्शन इन बड़ी रैंक्स में जुडिशियल सिस्टम्स में और ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिल रहा था. बट गवर्नमेंट इंटरवीन्ड रिपीटेडली टू कर्ब दीज फॉर्म्स ऑफ करप्शन. We only know about them in the first place of the laws that try to put an end to them, and because historians and other members of the intelligentsia denounced such practices. जो higher intelligentsia है, जो और higher ranks हैं, जो corrupted नहीं थे, वो obviously इस practice को बहुत ज्यादा discourage करते थे. The element of criticism, जो criticism का element था, is a remarkable feature of the classical world. ठीक है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म एक नोटिसेबल चीज है. उस टाइम पे क्रिटिसिज्म दिया जा सकता था, क्रिटिसिज्म को कंसिडर भी किया जाता था, उस पे एक्शंस एंड डिसीजंस भी लिए जाते थे. तो दैट इज अनदर रिमार्केबल फीचर ऑफ सच एन एंशिएंट सिविलाइजेशन एट दैट टाइम. सो जो रोमन स्टेट था वो वैसे तो अथॉरिटेरियन था. इन अदर वर्ड्स, डिसेंट was rarely tolerated and government usually responded to protest with violence, especially in the cities of East where people were often fearless of making fun of emperors. तो ईस्ट में जो हम पार्ट देखते हैं थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, जहां जहां पे रोमन एम्पायर का कंट्रोल था, वहां पे एम्परर का मजाक उड़ाना, उसके ऊपर जोक्स या लिटरेचर, ऐसा कुछ लोकल एक्टिविटीज करना जिससे कि एम्परर की शान में गुस्ताखी हो, ऐसी हरकतें बहुत ज्यादा होती थी. लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से फिर डील भी किया जाता था, बहुत हार्श डिसीजंस लिए जाते थे जिसकी वजह से ऐसा होता था.
All right. Yet a strong tradition of Roman law had emerged by the 4th century. Okay? And this acted as a brake on even the most fearsome emperors. तो ये एक ब्रेक का इसने काम किया था जो सबसे खूंखार एम्परर्स थे उनके ऊपर भी. ठीक है? कैसे? This acted as a brake on the most fearsome emperors. Very important. Emperors were not free to do whatever they liked, and the laws were actively used to protect civil rights. That is why in the later 4th century it was impossible for powerful bishops like Ambrose to confront equally powerful emperors when they were excessively harsh or repressive in their handling of the civilian population. तो जब सिविलियन पॉपुलेशन की बात होती है तो चाहे कोई बिशप हो, चाहे कोई पावरफुल एम्परर हो, वो they could not do anything and everything according to their will and whim. They were held accountable by the people, and there were instances in the Roman Empire जहां पे हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली किस तरीके से एक एम्परर की पावर को भी चेक में रखा जाता था, चाहे वो बिशप हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो, वो भी. तो यहां पे हम देखते हैं इनकम्स ऑफ द रोमन एरिस्टोक्रेसी अर्ली 5th सेंचुरी. वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम क्या होती थी, किस तरीके से दे बेसिकली प्रोक्योर्ड ऑल द रिसोर्सेज. विल बी स्टडिंग अबाउट दैट. सो ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है, दिस कम्स फ्रॉम ओलिम्पिडोरस of Thebes. Okay, each of the great houses of Rome contained within itself everything which a medium-sized city could hold: hippodrome, fora, temples, fountains, and different kinds of baths. Okay, many of the Roman households received an income of 4,000 pounds of gold per year from their properties, not including grain, wine, and other productive which, if sold, would have amounted to 1/3 of the income in gold. इतना ज्यादा इनकम था. अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ये भी अगर बेचने पे आते तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होता. ओके, द इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स एट रोम ऑफ द सेकेंड क्लास was of 1,000 or 1,500 pounds of gold. इतना ज्यादा इनकम होता था when it came to gold and the income of the normal Roman household at that point of time. Late antiquity. ठीक है? We shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of the Roman world in its final centuries. Okay? Late antiquity, ये जो टर्म है ये यूज करी जाती है फाइनल डिसेंडिंग पीरियड, और जो एवोल्यूशन होता है उसका पूरा ब्रेकअप होता है रोमन एम्पायर का, और ये ब्रॉडली अगर हम बात करें उसको रेफर करना चाह रहा है 4th से लेकर के 7th सेंचुरी के बीच का जो टाइम है उसको. ऑलराइट, जो 4th सेंचुरी है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, बिकॉज 6th सेंचुरी में थोड़ा डिक्लाइन, सिविल वॉर, एंड a shift was being seen, and different external wars and attacks were also happening. तो कल्चरल और इकोनॉमिक पार्ट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा था 4th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. और वो कैसे? कल्चरल लेवल में इस पीरियड में क्या था, काफी ज्यादा डेवलपमेंट थी रिलीजियस लाइफ में, और एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने ऐसा डिसाइड किया था कि क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन बना दी जाए. एंड उस टाइम पे एट द सेम टाइम इस्लाम का भी राइज हो रहा था. ओके, इन द 7th सेंचुरी में इस्लाम का राइज था, बट देयर वर इक्वली इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन अदर स्फीयर्स एज वेल. अलग भी पार्ट्स थे, बट मेनली अगर हम बात करें तो डिक्लाइन मान लो या फिर एक ग्रेजुअल शिफ्ट मान लेते हैं. उसके ये 2-3 रीजंस थे. पार्ट ऑफ कोलोसल स्टैचू ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक रेफरेंस के तौर पे आप इसे देख सकते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, ये बेसिकली एम्परर डियोक्लेशियन
के बाद या फिर उस दौर में हमें देखने को मिलता है। 284 से लेकर के 305 सेंचुरी जो थी, जो ईयर था 305, तब तक देखने को मिला। एंड इट मे बी बेस्ट टू स्टार्ट विद दीज, इस टाइम पे स्टार्ट करना सबसे ज्यादा सही है। तो ओवर एक्सपेंशन जो था उसने डियोक्लिशियन को कट बैक करने के लिए और अबैंडन करने के लिए फोर्स कर दिया था अपनी टेरिटरीज को, और जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू ऑब्वियसली उससे गिरने लग गई थी। ठीक है, डियोक्लिशियन ने बेसिकली अपने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाइड किया था, वहां पे एक घेराव बना दिया था, एक किले टाइप का एक स्ट्रक्चर बना दिया था, फोर्टिफाइड कर दिया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसकी काफी ज्यादा एक सेपरेटेड सिविलियन और मिलिट्री लाइफ हमें देखने को मिलती है। फंक्शंस ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स ड्यूसेस, जिन्हें कहा जाता था, हु नाउ बिकेम मोर पावरफुल ग्रुप। तो मिलिट्री और ज्यादा पावरफुल होने लगी। ठीक है, कॉन्स्टेंटीन ने बेसिकली अगर हम देखें कंसोलिडेट किया था इन सारे चेंजेस को, और इन सारे पार्ट्स को अपनी तरफ से इंप्लीमेंट भी कर दिया था। His chief innovations were in the monetary sphere, where he introduced a new denomination, the solidus, okay, a coin of 4.5 grams, ठीक है, 4.5 ग्राम का एक कॉइन इजाद किया था, जो कि प्योर गोल्ड का था, और वो रोमन एम्पायर से भी आगे तक उसका चलन चलता रहा। सॉलिडी जो है वो बहुत लार्ज स्केल में एक तरीके से वाइड स्प्रेड हो चुका था, और उसका सर्कुलेशन रेशियो मिलियंस में था, लाखों में, करोड़ों में था। जो दूसरा एरिया था इनोवेशन का जो उन्होंने इन्वेंट किया था एम्परर डायोक्लिशियन ने, वो ये था कि क्रिएशन ऑफ अ सेकंड कैपिटल, जो कि था कॉन्स्टेंटिनोपल, प्रेजेंट डे इस्तांबुल। ठीक है, और पहले इसका नाम ब्राइजेंटियम था, अब इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया। ठीक है, और ये तीनों साइड से कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल सी से सराउंडेड था, विच बेसिकली मेंट इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर ट्रेड एंड ओवरसीज ट्रेड, या फिर डिफरेंट पार्ट्स में जो बिजनेस कंडक्ट होगा उससे। ऑलराइट, अब इसमें एक नई सेनेट भी चाहिए थी, क्योंकि सेनेट का भी रूल है। ऑलराइट, तो 4th century was a period of rapid expansion of the governing class. Governing class का कैपिटल शिफ्ट होना, उनका सारा मशीनरी शिफ्ट होना, दैट ऑल्सो। मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी एक पार्ट था उसका, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड हमें यह बताते हैं कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं रूरल एस्टैब्लिशमेंट्स में और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, जैसे कि ऑयल प्रेस, ग्लास फैक्ट्रीज, और नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्क्रू प्रेस, और काफी सारे वाटर मिल्स, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था ईस्ट के साथ उसका रिवाइवल, क्योंकि अब 2 कैपिटल हो चुके थे, नया कैपिटल एक नया बना था, वो था क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑलराइट, तो ईस्ट के साथ, ईस्ट में पावर कंसोलिडेट करना और ईस्ट के साथ ट्रेड भी अच्छे से होने लग गया था। तो ये एक अर्बन प्रॉस्पेरिटी की तरफ इंडिकेट करता था, एंड दिस वाज मार्क्ड बाय न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ लग्जरी। बहुत ज्यादा लग्जरी, बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर भी हमें उसका राइज देखने को यहां पे मिल रहा था। जो रूलिंग एलिट्स थे बहुत ज्यादा पैसे वाले भी थे और पावरफुल भी थे, जाहिर सी बात है। इन इजिप्ट हंड्रेड्स ऑफ पेपराई सर्वाइव फ्रॉम दीज लेटर सेंचुरीज, and they show us a relatively affluent society where money was in extensive use, and rural estates generated vast incomes of gold, vast incomes in gold गोल्ड से बहुत ज्यादा इनकम्स जनरेट हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया था टैक्सेस में, वो था 2.5 मिलियन सॉलिडी पर ईयर, मतलब कि एक तरीके से 35,000 पाउंड्स सिर्फ गोल्ड में। ठीक है, इन द रेन ऑफ जस्टिनियन 6th सेंचुरी में एम्परर रहे थे। ऑलराइट, उस दौरान जो ज्यादातर एरिया था ईस्टर्न कंट्री साइड में बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी था, और साथ ही डेंसली सेटल्ड था। 5th और 6th सेंचुरीज तक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी वहां रहा करती थी। ओके, सो देन दे वुड हैव बीन इन प्रेजेंट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल बैकग्राउंड था एक ऐसा जिसके खिलाफ
एक सोशल डेवलपमेंट का पीरियड भी देखने को मिल रहा था। सोशल डेवलपमेंट और सोशल बैकग्राउंड, इनका क्लैश और इनका कॉन्फ्लिक्ट भी इस टाइम पे था। और इस तरीके से हमें ये समझने में भी आसानी होगी, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर है क्लासिकल वर्ल्ड का, चाहे वो ग्रीक हो, रोमन हो, इनके अपने अपने स्क्रिप्चर्स और अपने अपने एक तरीके से रिलीजियस बिलीव्स थे, एंड वो पॉलीथीस्ट थे, जैसे कि पहले मैंने बताया, डिफरेंट गॉड्स को माना करते थे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्ट्स बेसिकली दैट इंक्लूडेड रोमन इटालियन गॉड्स लाइक जुपिटर, जुनो, मिनर्वा एंड मार्स, as well as numerous Greek and Eastern deities were worshipped in thousands of temples, shrines and sanctuaries throughout the empire. अब पॉलीथीस्ट एक कॉमन लेबल है उन लोगों के लिए जो बहुत अलग अलग भगवानों में मानते हैं। ओके, तो मोनोलिथ, लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, एक मोनोलिथ होता है, बड़ा सा पत्थर, सिंगल पत्थर जिसमें कोई ना कोई हिस्टोरिकल कॉनोटेशन जुड़ा होता है, एंड रेफर टू एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल जो कि सोसाइटी, कल्चर कुछ भी रिप्रेजेंट करता हो। ऑलराइट, जो बाकी रिलीजियस ट्रेडिशन थे एम्पायर में, वो जुडाइज्म था, यहूदियों का रिलीजन, जूइश लोग जो होते हैं वो, और जुडाइज्म वो भी एक मोनोलिथ कल्चर नहीं था, आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे। ऑलराइट, क्रिश्चियनाइजेशन भी बहुत ज्यादा शुरू हो चुका था एम्पायर का। 4th और 5th सेंचुरीज में एक बहुत ग्रेजुअल और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखने को मिला, जिसमें क्रिश्चियनाइजेशन बहुत अग्रेसिवली, फॉरवर्डली एक तरीके से स्प्रेड होने लगी थी थ्रू आउट द एम्पायर। ऑलराइट, पॉलीथीज्म डिड नॉट डिसअपियर ओवरनाइट, धीरे धीरे डिसअपियर हुई थी पॉलीथीज्म, जो अलग अलग गॉड्स में मानते थे, मोनोलिथ स्ट्रक्चर्स को मानना, वो सब भी धीरे धीरे गायब होने लगा था। कैसे? वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जहां पे क्रिश्चियन बिशप्स ने एक रनिंग बैटल क्या कहते हैं डिक्लेयर करी थी फॉर द क्रिश्चियन laity ordinary members of a Christian community as opposed to the priests or clergy who have official positions within the community, normal Christians जो कि एक हायर पोजिशन होल्ड नहीं करते विद इन द फोल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो एक वॉर रनिंग बैटल अगेंस्ट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दे कंडेम्ड मोर देन द क्रिश्चियन लाइटी डिड। ठीक है, जो नॉर्मल क्रिश्चियन से अलग जिनके बिलीफ सिस्टम था, जो क्रिश्चियनिटी में नहीं मानते थे, और ये जो बाउंड्रीज थी रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा फ्लूइड थी 4th सेंचुरी तक, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में बहुत ज्यादा एक टेंस माहौल देखने को हमें मिला। ऑलराइट, द पावरफुल बिशप्स हु नाउ लेड द चर्च टू रन देयर फॉलोअर्स एनफोर्स्ड मोर रिजिड सेट्स ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, बहुत ज्यादा अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को लेकर के स्ट्रिक्ट हो चुके थे। ऑलराइट, general prosperity is especially marked in the east, where population was still expanding in the 6th century despite the impact of the plague affected the Mediterranean in 540s। तो प्लेग हुआ था, ब्यूबोनिक प्लेग, जिनको नहीं पता, काफी ब्यूबोनिक प्लेग से पहले के आसपास की बात है, एक प्लेग फैला था जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी इन द वेस्ट। बाय कॉन्ट्रास्ट जो एम्पायर था वो फ्रैगमेंट हुआ था पॉलिटिकली, जैसे कि जर्मैनिक जो ग्रुप्स थे नॉर्थ में जिनकी बात हुई थी, गॉथ्स, वैंडल्स, लॉम्बार्ड्स एटसेट्रा, वो बहुत ज्यादा मेजर प्रोविंसेस को उन्होंने रोम को टेक ओवर कर लिया था। इसको डिस्क्राइब करते हैं एज द पोस्ट रोमन पीरियड। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे विसिगॉथ्स स्पेन में। ऑलराइट, डिस्ट्रॉयड and Visigoths in Spain destroyed by the Arabs between 711 and 720, and that of the Franks in Gaul somewhere around 511 to 687, and that of the Lombards in Italy 568 to 774। all right, तो ये रीजंस थे। ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे जो पहले ही स्टार्टिंग में एक डिफरेंट तरीके से बिलोंग करते थे और अब उनका रूल एस्टैब्लिश हो रहा था, तो इस टाइम को मिडीवल एरा भी कहा जाता है। ईस्ट में जो एम्पायर था यूनाइटेड था, जो रेन था जस्टिनियन का, जो उसका टाइम था, जो उसका शासन था, इज द हाई वाटर मार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इंपीरियल एम्बिशन। ओके, उसने रिकैप्चर किया था अफ्रीका को फ्रॉम द Vandals in 533,
बट हिज रिकवरी ऑफ इटली फ्रॉम ऑस्ट्रोगॉथ्स, उसकी जो रिकवरी थी इटली की ऑस्ट्रोगॉथ्स से, वो कंट्री को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था और उससे लॉम्बार्ड इन्वेजन और अच्छे से आगे हो पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल थे, हार चुके थे. सो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम. अब अर्ली 7th सेंचुरी में जब हम बात करते हैं, जो वॉर थी रोम और ईरान के बीच में, दोबारा ब्रेकअप हुई थी, दोबारा एक तरीके से स्टार्ट हो गई थी. The war broke up between both of the parties all over again. So, as we see over here, the Sasanians, who had ruled Iran since the 3rd century, launched a wholesale invasion of all the major Eastern European provinces, including Egypt. Egypt में भी ऐसा हमें देखने को मिला. अब जब हम बात करते हैं Byzantium की, which was renamed as Constantinople, present day Istanbul, तो रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा अब एक तरीके से रिकवर होना स्टार्ट हुआ था. ये जो प्रोविंसेस थे, 620s का जो टाइम था, वो कुछ समय, इट वाज ओनली अ फ्यू इयर्स अवे. ऑलराइट, लिटरली फ्रॉम द फाइनल मेजर ब्लो व्हिच केम दिस टाइम फ्रॉम द साउथ ईस्ट. अब साउथ ईस्टर्न पार्ट से सबसे ज्यादा ब्लो आने लगा था. दिस इज कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्की. यू कैन लुक एट द मैप ओवर हियर. ऑलराइट, जो एक्सपेंशन था इस्लाम का, वो अरेबिया में स्टार्ट हुआ एंड हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. By 642, barely 10 years after the Prophet Muhammad, peace be upon him, उनकी डेथ के बाद, large parts of both the Eastern Roman and Sasanian empires had fallen to the Arabs in a series of stunning confrontations. All right, तो यहाँ पे रोमन एंड ससेनियन एम्पायर्स, जो इनका मुस्लिम आर्मीज के साथ जो कन्फ्रंटेशन था, वो हार चुके थे अरब्स के अगेंस्ट. ऑल राइट, हमें ये समझना भी जरूरी है कि जो कॉन्क्वेस्ट थी, जो कि इवेंचुअली आगे स्पेन में या फिर जो बाकी के ट्राइब्स थे, इस्लामिक स्टेट जो इन पे बहुत ज्यादा पहले भारी पड़ चुका था, विद इन अरेबिया और आगे जाकर के सीरियन डेजर्ट्स भी जो थे एंड फ्रिंजेस ऑफ इराक, वहां तक भी पूरा स्प्रेड हो चुका था. एज वेल एज इन थीम 4, यूनिफिकेशन ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब्स वाज द की फैक्टर बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड द अरेबियन एम्पायर. ऑल राइट, तो ये था आपका पूरा चैप्टर. Before we culminate, I want you to have a look at this entire map of events along with the year. आपको ये पता होना चाहिए, this is very important. अभी तक जो हमने स्टडी किया throughout part 1 and part 2 of this chapter, you must go through this. This is very important. Arab invasion of Spain पे खत्म होता है and participate founded by Octavian now calls himself Augustus, the adopted son of Julius Caesar. All right, these timelines, once they become clear in your head, it will be much easier for you to actually understand and comprehend the chapter even better. All right, because it's like a story, it's history after all. आपको सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स भी पता चल जाएंगे जब आपके दिमाग में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चैप्टर बैठ चुका होगा. All right, so you can also have a look at the different questions now. In case if you did not understand any of these topics which I've explained before in this video, first thing you need to understand the timeline. आपको timeline समझने की जरूरत है. रोमन एम्पायर का rise, mid and fall, its plus points, slavery, hierarchy. These are different aspects, or basically you can say a different series of episodes in this one season, of which we have taught you the second part. Now, if we look at the decline of the Roman Empire, it had different reasons: expansion, rise, and also times of distress or downfall. Each of them had their own separate reasons altogether. So when we look at the chapter as a whole, we will understand that basically the Roman Empire had fallen due to many reasons.
Also, along with its rise was relatively easier. We start off with the chapter with Emperor Augustus. We started off with Emperor Augustus, and later on we end with Arab invasion of Spain. So this was the final and the second part of the second chapter of your class 11th history, themes in world history, which was an empire across 3 continents. Roman Empire के बारे में था ये. So I hope you understood this chapter. In case you have felt anything was not explained, or you could not understand or fathom the information that was explained to you in this chapter, please feel free to rewind and also emphasize on the timeline equally. Thank you, Team Educate.